नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीनगर में भारी बर्फबारी में राहुल की भावुक स्पीच, बोले कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा, मोदी शाह यह दर्द नहीं समझते। जी हां दोस्तों, भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। यह 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी। इस दौरान 2 बार मोदी, अमित शाह और आरएसएस का जिक्र किया और भाजपा पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और सेना सुरक्षा बलों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है देखी है, जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, संघ के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है, डरते हैं। यहां पर हम 4 दिन पैदल चले, गारंटी देता हूं कि भाजपा का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वे डरते हैं। कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है। मोदी और अमित शाह यह दर्द नहीं समझते हैं। दोस्तों, श्रीनगर में सुबह से बर्फबारी हुई, जिसके बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। दोस्तों, सुबह से ही कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। उधर राहुल गांधी यहां भी अलग रंग में दिखे। उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। दोनों एक दूसरे पर बर्फ उछालते नजर आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के कुनबे में महत्वाकांक्षाओं का टकराव, कुमारस्वामी के सामने भाभी भवानी को रोकने की चुनौती। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के सियासी गलियारों में इस परिवार की सियासी गतिविधियों पर दशकों से नजर रखने वाले लोग इस फैमिली को श्री देवगौड़ा नाटक मंडली कहते हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले इस परिवार में महत्वाकांक्षाओं का जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की राजनीतिक विरासत में उनके विशाल कुनबे का हर सदस्य अपना थोड़ा थोड़ा हक चाहता है, लेकिन राजनीति में सीमित अवसरों की वजह से एक सदस्य का हक दूसरे सदस्य की हकमारी बन जाता है। लिहाजा गाहे बगाहे इस ग्रैंड पॉलिटिक फैमिली में टकराव देखने को मिलते रहते हैं। इस बार दोस्तों, चुनाव से पहले देवगौड़ा परिवार में यह टकराव खुलकर सामने आ गया, जब पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की बड़ी बहू एक सीट पर दावा ठोककर पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तालिबान सुप्रीमो अखुंदजादा के तख्तापलट की तैयारी, औरतों की पढ़ाई पर रोक बनी वजह। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध का मामला अब तालिबानी सरकार के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्दुल्ला अखुंदजादा के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तालिबान के वरिष्ठ पदाधिकारी अखुंदजादा को हटाने का विचार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि महिलाओं की शिक्षा के मुद्दे पर बढ़ती हताशा से सरकार की एकता टूटने का खतरा है। पहले उप प्रधानमंत्री अबुल गनी बरादर या अमीर उल मोमिन को अखुंदजादा की जगह पर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। एक उच्च सूत्रीय ने बताया है कि इस बात पर जोर देते हुए कि चर्चा प्रारंभिक चरण में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल दिसंबर में विश्वविद्यालयों में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय फोरम में तालिबानी सरकार का जमकर विरोध हुआ। जैसा कि दोस्तों बताया गया है, आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब कट्टरपंथियों द्वारा कार्रवाई के पक्ष में नहीं है और चाहते हैं कि सरकार पलट जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महिला अनुयायी से रेप के मामले में आशाराम बापू को कोर्ट ने दोषी ठहराया। जी हां दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में आशाराम बापू को दोषी ठहराया है। 2013 में सूरत की 2 बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आशाराम को दोषी ठहराया था। कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें सबूत के अभाव में आशाराम को छोड़कर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इनमें आशाराम की पत्नी और बेटी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। दोस्तों, आशाराम इस समय जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम को कल सजा सुनाई जाएगी। 2013 में सूरत की 2 बहनों ने नारायण साई और उसके पिता आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साई ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार-बार रेप किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव। सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% बढ़ा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के सहारे खिसकती सियासी जमीन को फिर से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दोस्तों, टीआरएस
नेता केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने भी बहुतों की बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की रणनीतियों, चुनावी दावों और समीकरणों को मापने के लिए हाल ही में सी वोटर इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, जिसमें अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो जनता का मूड क्या है की तर्ज पर इसे परखा गया। इस सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होने वालों का आंकड़ा बीते 6 साल में करीब 50% के हिसाब से बढ़ गया है। सर्वे के अनुसार मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा 18% है। वहीं 2016 में इसी सर्वे में यह आंकड़ा केवल 12% था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा 6 सालों में 6% बढ़ गया है। हालांकि हर बदलते साल के साथ यह ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप बोला हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत पर हमला, 413 पन्नों के जवाब में कहा आरोप झूठे। हिंडनबर्ग ने कहा राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी ना छिपाएं। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया। ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी किया। इसमें लिखा है कि अडानी समूह पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ग्रुप ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए थे। दोस्तों, रिपोर्ट जारी होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ 10% कम हो गई थी। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ में 1.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अमीरों की लिस्ट में अडानी चौथे नंबर से खिसक कर 7वें नंबर पर आ गए थे। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.20 लाख करोड़ थी, जो कि 27 जनवरी को 7.88 लाख करोड़ रुपए पर आ गई थी। अब 30 जनवरी को उनकी नेटवर्थ घटकर 7.18 लाख करोड़ हो गई है और वे 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के जवाब पर कहा है कि अडानी ग्रुप राष्ट्रता की आड़ में अपने फ्रॉड को छुपाना चाह रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक का मामला, तो बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू। जी हां दोस्तों, 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की तरफ से लगाई गई रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। पिछले दिनों डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई गई थी, जिसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों में हो चुकी है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर से रोक हटाने वाली याचिका पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया आई है। किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर सोमवार को बगैर किसी का नाम लिए ट्वीट किया। इस वक्त वे सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करते हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार और तारीखों की मांग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरोपी पुलकित आर्य को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। निचली अदालत के इस फैसले को पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं और अपने खिलाफ वो सबूत नहीं दे सकते हैं। आरोपी ने कहा कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऋषिकेश के निकट वन तारा रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की उसके मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 दिन में 550 करोड़ रुपए के करीब पहुंची पठान, इंडियन कलेक्शन 271 करोड़ के पार, बाहुबली 2 और KGF 2 को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। इसने रिलीज के 5वें दिन करीब 62 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि अभी ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 271 करोड़ है। इस लिहाज से पठान ने KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। KGF 2 ने 4 दिन में 144 करोड़ का कलेक्शन किया था। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सबसे कम समय में 271 करोड़ कमाने वाली पठान पहली हिंदी फिल्म है। इससे पहले बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन और KGF 2 के हिंदी वर्जन को 250 करोड़ के क्लब में पहुंचने में 7 से 8 दिन लगे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पेशावर की मस्जिद में शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट, 46 लोगों की मौत, 150 हुए घायल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में खचाखच भरी एक मस्जिद में सोमवार को दोपहर की नमाज के दौरान एक शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट होने से 46 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 1:40 पर पुलिस लाइसेंस सत्र के समीप जब नमाजी जोहर की नमाज पढ़ रहे थे, तब अगली पंक्ति में बैठे आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। उनके अनुसार नमाजियों में पुलिस, सेना और बम निष्क्रिय दस्ते के कर्मी भी थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ों से पत्थर बरसे, उत्तराखंड के चमोली में एवलांच, दिल्ली में शीतलहर, राजस्थान में ओलों से फसल हुई बर्बाद। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सुबह एवलांच आया। भारत चीन सीमा पर स्थित मलारी गांव के पास कुंती नाले में ग्लेशियर टूटकर गिर गया। फिलहाल नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं दोस्तों, कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के चलते हाईवे बंद हो गया। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से सड़क पर पत्थर और मलबा गिरने के कारण जम्मू कश्मीर हाईवे बंद कर दिया गया। हालांकि बर्फ की चादर में लिपटे टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है। वहीं दिल्ली में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने यहां सोमवार को बारिश की आशंका जताई थी। उधर दोस्तों, राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ओलों से फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर में 5G का तगड़ा नेटवर्क खड़ा करना नहीं आसान, टेलीकॉम कंपनियों को करना होगा 3 लाख करोड़ का निवेश। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों ने चुनिंदा शहरों में 5G सर्विसेज की पेशकश शुरू तो कर दी है, लेकिन उन्हें पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में अगले 4 से 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। रेटिंग एजेंसी ICRA ने यह अनुमान जताया है। न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक ICRA रेटिंग्स ने एक बयान में कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को समूचे देश में 5G सर्विस की पेशकश करने की स्थिति में पहुंचने के लिए तगड़ा निवेश करना होगा। ICRA ने कहा कि भारत के करीब 35% टावर ही फाइबर से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद है कि टावरों को पूरा फाइबर आधारित बनाने पर अगले 4 से 5 साल में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। ऐसा होने पर ही देश भर में तगड़ा नेटवर्क आधार खड़ा किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लंपी वायरस की चपेट में आकर मरने वाले मवेशियों के पालकों को क्या सरकार देगी लोन, जानिए जवाब। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने उन पशुपालकों को सस्ते दर पर कर्ज देने से इनकार कर दिया है जिनके मवेशी लंपी स्किन डिजीज की चपेट में आकर मर रहे थे। सोमवार को सदन में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा के बजट सत्र में स्पष्ट किया कि इस सिलसिले में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए कटारिया ने कहा कि लंपी वायरस के कारण राज्य में पिछले साल 76,030 मवेशियों की मौत हो गई थी। कृषि मंत्री ने कहा कि नए मवेशियों की खरीदारी के लिए पशुपालकों को सस्ते दर पर कर्ज देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों अभी तक आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 169 अंक बढ़कर 59,500 पर बंद। अडानी एंटरप्राइजेज 3.93% चढ़ा। टोटल गैस में 20% की गिरावट। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 169 अंकों की तेजी के साथ 59,500 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 44 अंकों की तेजी के साथ 17,648 के स्तर पर पहुंच गया। अडानी ग्रुप के 7 स्टॉक में मिलाजुला रुख देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 3.93% चढ़कर बंद हुआ। वहीं अडानी टोटल गैस में 20% की गिरावट रही। एसीसी अडानी पोर्ट अबुजा सीमेंट के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। अडानी ग्रीन एनर्जी 20%, पावर 5%, ट्रांसमिशन 15.23% और विल्मर 5% गिर गए। दोस्तों बीते हफ्ते अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इसके शेयरों में 20 से 25% की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया के कोच ग्राहम रीड ने वर्ल्ड कप में हार के बाद दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम के हेड कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विश्व कप 2023 के फाइनल मैच के बाद इस्तीफा दिया। हॉकी टीम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर जानकारी शेयर कर दी है। रीड ने सोमवार को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की को इस्तीफा सौंप दिया। इस बार हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था। ओडिशा में खेले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया संयुक्त रूप से 9 नवंबर पर रही, जबकि फाइनल मैच जर्मनी ने जीता। उसने
बेल्जियम को हराया। हेड कोच ग्राहम रीड के साथ एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क और साइंटिफिक एडवाइजर माइकल डेविड ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये तीनों अपना नोटिस पीरियड पूरा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया के अमीरों में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज। दुबई में भारतीयों ने 7 साल में खरीदी 1.86 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के अमीरों में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। भारतीय भी पीछे नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दुबई में अप्रैल 2015 से मार्च 2022 के बीच 1.86 लाख करोड़ रुपए की अचल संपत्ति सिर्फ भारतीय नागरिकों ने खरीदी है। रिकॉर्ड में यह भी बात सामने आई है कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का शौक भारतीयों में 2004 के बाद तेजी से बढ़ा है। यहां प्रॉपर्टी खरीदने वाले बाहरी देशों के नागरिकों की संख्या में भारत के लोग ब्रिटेन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर हैं। इसकी वजह एक खास नियम भी है, जिसके तहत यहां प्रॉपर्टी खरीदने वाला 10 साल तक बिना वीजा भी रह सकता है। कोरोना काल के बाद 2022 में दुबई में प्रॉपर्टी की डिमांड तेजी से बढ़ी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत 30,000 रुपए वर्ग फीट तक पहुंच गई है। दुबई के बड़े डेवलपर नेयूब रियल एस्टेट के मालिक रिजवान साजन ने भास्कर को बताया कि पिछले 1 साल में रूस, यूक्रेन और ब्रिटेन के अमीरों का रुख दुबई की ओर हुआ है। इसकी वजह है तो युद्ध हो सकती है, जबकि दूसरी वजह ब्रिटेन में तेजी से बढ़ी प्रॉपर्टी की कीमतें हैं। दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें यूरोप के मुकाबले धीमी गति से बढ़ी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में हर 4 में से 3 लोग विटामिन डी की कमी से हैं ग्रस्त। वडोदरा में सबसे ज्यादा। जी हां दोस्तों, भारत की 76% आबादी में विटामिन डी की कमी पाई गई है। शोध का यह आंकड़ा भारत के लगभग 27 शहरों में रहने वाले 2.2 लाख से ज्यादा लोगों के परीक्षण पर आधारित है। इस सर्वे को टाटा ग्रुप की ओर से किया गया है। वहीं दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक विटामिन डी की कमी से प्रभावित होने वाले लोगों की उम्र 25 साल है और उससे कम उम्र है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सर्वे में 79% पुरुष और लगभग 75% महिलाएं शामिल की गई। जानकारी के मुताबिक सूरत और वडोदरा में विटामिन डी की कमी वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। सूरत में 88% और वडोदरा में 79% मरीज लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में 72% लोगों में इस विटामिन की कमी पाई गई है। दोस्तों युवाओं में इस विटामिन की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिली है। 25 साल तक के 84% युवाओं में विटामिन डी की कमी पाई गई, जबकि 25 से 40 एज ग्रुप के 81% लोगों में ऐसी स्थिति देखी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डी के शिव कुमार ने बनवाई थी अश्लील सीडी। बीजेपी नेता जरकी होली ने लगाए गंभीर आरोप। सीबीआई जांच की गई मांग। जी हां दोस्तों, 2 साल पहले कथित सेक्स स्कैंडल की वजह से कर्नाटक मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश जरकी होली ने सोमवार को आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने की साजिश के पीछे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार का हाथ था। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार गिरोहों का पता लगाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से मामले की जांच कराने की मांग की। जरकी होली की गिनती शक्तिशाली मंत्री के तौर पर की जाती थी। वर्ष 2021 में सेक्स स्कैंडल के आरोप की वजह से इस्तीफा देते समय उनके पास जल संशोधन विभाग था। जरकी होली के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लगे आरोपों की वजह से राज्य सरकार को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड सीरीज के बीच में दिग्गज ओपनर ने लिया संन्यास, आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेल रही है। टीम से बाहर चल रहे ओपनर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के नियमित ओपनर की भूमिका निभाने वाले इस खिलाड़ी को चयनकर्ताओं ने 2018 के बाद से टीम में मौका नहीं दिया है। पिछले दिनों उन्होंने इस मामले में अपनी बात भी रखी थी, लेकिन अब संन्यास लेकर सारी बातों पर विराम लगा दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टेस्ट टीम की जान रह चुके भारतीय ओपनर मुरली विजय ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने सोमवार 30 जनवरी को सोशल मीडिया पर अपनी बातें सबके सामने रखते हुए इस बात की जानकारी साझा की। इंडियन प्रीमियर लीग में और इंटरनेशनल क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल चुके इस खिलाड़ी को घरेलू क्रिकेट में भी अब खेलते नहीं देखा जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा। 10 महीने पहले गोरखनाथ मंदिर पर किया था हमला, पीएसी जवान को बनाया था शिकार। जी हां दोस्तों, लखनऊ की NIAATS कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। उसने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान पर बांका से हमला किया था। उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। NIAATS कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सोमवार को सजा पर अपना फैसला सुनाया। दरअसल दोस्तों 4 अप्रैल 2022 को इस मामले में विनय कुमार मिश्रा ने गोरखनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मिश्रा के अनुसार गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के
जवान अनिल कुमार पासवान पर मुर्तजा ने अचानक बांके से हमला कर दिया था, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुर्तजा ने जवान की राइफल भी छीनने की कोशिश की थी। इस दौरान राइफल सड़क पर गिर गई थी। अनिल कुमार को बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने की नीयत से उस पर भी बांके से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह घायल जवान अनिल कुमार को बचाया। इस दौरान बांका लहराते हुए वह नारा-ए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तजा पीएसी की पोस्ट की ओर दौड़ पड़ा। इससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक जवान ने मुर्तजा के हाथ पर एक बड़े बांस के प्रहार किया था, जिससे बांका नीचे गिर गया। इसके बाद जवान ने मुर्तजा को पकड़ लिया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।